ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग हिंदी। अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पे बोला है ओके लेवल 2 वालों के लिए है जिन्होंने लैंग्वेज 1 ली थी। एग्जाम डेट है आपकी 10th of Jan 2023। यहाँ पे है दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों, शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःस्करण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध सकती है। कैसे लोग हमारे दिल में अपनी जगह बनाते हैं? जो दूसरे को प्रतिस्पर्धा देते हैं, जो दूसरे को हौसला देते हैं, अपनों का ख्याल रखते हैं और अपनों को आनंद देते हैं। जो दूसरों को हौसला देते हैं वो लोग हमारे दिल में अपनी जगह बनाते हैं, ना कि दूसरे की सिचुएशन पे हंसते हैं। किस कारण से लोग दूसरे को पसंद नहीं आते? जिनमें प्रोत्साहन की कमी होती है, जिनमें संस्कार और प्रेम होता है, दिखावा और कृत्रिमता होती है, जिनमें शिष्टाचार होता है। जिनमें दिखावा और कृत्रिमता होती है वो लोग कभी भी दूसरों को पसंद नहीं आते। जो लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए किसी को पेसिफाई करते हैं। गद्यांश के अनुसार हमें क्या नहीं करना चाहिए? दूसरे के प्रति सहानुभूति, दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाना, लोगों को परेशानी से निकालना, प्रेम का दिखावा करना। तो जो लोग दिखावा करते हैं वो लोग कभी भी किसी को पसंद नहीं आते, वो किसी के दिल में जगह नहीं बनाते। दूसरों के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए, दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और लोगों को परेशानी से निकालना चाहिए। लोकप्रिय व्यक्ति क्या करते हैं? तो जो लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं वो लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। लोगों की घरेलू बात में दिलचस्पी लेते हैं? नहीं। कुशलता से अपना काम निकालते हैं? त्रस्त और शोकग्रस्त रहते हैं? नहीं। लोकप्रिय व्यक्ति का काम ही यही होता है कि वो लोगों के सुख में और दुख में उनके साथ रहते हैं। ठीक है। कई लोग जैसे सोशल वर्कर होते हैं तो वो लोगों के सुख दुख में उनकी हेल्प करते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे व्यवहार में अत्यधिक प्रेम ही होना चाहिए, हमारे व्यवहार में अत्यधिक संवेदना होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में सहजता और नैसर्गिकता होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में दूसरों के प्रति दयाभाव होना चाहिए। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग हमारे व्यवहार में सहजता होनी चाहिए और नैसर्गिकता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गद्यांश में सर्वोपरि गुण किसे बताया गया है? तो गद्यांश में जो सर्वोपरि गुण है वो है आपकी निश्चलता। जब आप बिल्कुल निश्चल होते हैं, मतलब आपके मन में कोई भी बुरी भावना नहीं होती, तो ये क्या है? आपका सर्वोपरि गुण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। शोकग्रस्त जो है उसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और कनेक्टिंग वर्ड जैसे और, तथा, ये सब जो है, जैसे दिन रात, माता पिता। बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें आप किसी तीसरे पद को व्यक्त करते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश भगवान। ठीक है। तत्पुरुष समास जो होता है इसमें का, के, की जो है उनको यूज किया जाता है। द्विगु समास जो होता है इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, 4 राहें हैं जिसकी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सहानुभूति जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? सहानुभूति का संधि विच्छेद होता है सह प्लस अनुभूति। तो यहाँ क्या होगी? आपकी दीर्घ संधि है, ए प्लस ए मिलके क्या बना देंगे? आ। तो ये हो जाएगा आपका सहानुभूति। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। विशेषण होता है जो संज्ञा शब्द के साथ जोड़ के उसकी विशेषता बताता है। शोकग्रस्त, त्रस्त, शिष्टाचार और पराजित। तो यहाँ पे शिष्टाचार जो होता है ना, ये एक मैनर है, मतलब ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, कि इसमें शिष्टाचार का गुण। त्रस्त आदमी, शोकग्रस्त व्यक्ति, पराजित व्यक्ति। तो यहाँ पे जब आप पीछे संज्ञा शब्द लगा के देखेंगे ना, और कैसा जब आप लगा के देखेंगे, तो अगर आपको आंसर मिलता है तो वो क्या होता है? आपका विशेषण शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विद्या धन अद्भुत बहुत खर्च करो बढ़ जाए, इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए। समय बहुत अनमोल है करो समय का ध्यान, हाथ गए फिर ना मिले निकले तीर कमान। उधम ऐसा मीत है प्रीत की रीत निभाए, कठिन असंभव काम को संभव कर दिखाए। तो यहाँ पे बेसिकली बोला है कि जो विद्या होती है
टाइम रहते अगर आप पढ़ लोगे, चीज़ें मिल जाएंगी तो वो अचीवमेंट होता है। अगर एक बार टाइम निकल गया तो उसके बाद आप उसको वापस नहीं ला सकते। विद्या धन को अद्भुत क्यों कहा गया है? इसका अथाह भंडार है, वह बांटने से बढ़ता रहता है, वह समस्त विषयों का ज्ञान है, उसे धन संपदा की तरह संरक्षित करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है विद्या धन अद्भुत, बहुत खर्च करो बढ़ जाए, यानी कि वो बांटने से जो है वो बढ़ता जाता है। सो द ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है समय का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? समय बहुत सारे कष्टों को दूर करता है, समय तीर की तरह नुकीला है, समय सबकी गति के साथ चलता है, बीता समय वापस नहीं आता। एक बार जो समय निकल जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। नेक्स्ट है परिश्रम करने के क्या लाभ है? कठिन काम भी हो जाते हैं, हर असंभव कार्य पूरा हो जाता है, सभी को प्रीत करना सिखाता है, व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है। तो यहाँ पे परिश्रम करने से क्या होता है? कठिन काम जो है वो भी पूरे हो जाते हैं। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103। कैसे लोगों को बहुत यश मिलता है? धनवान और धन बांटने लोगों को, अपना ज्ञान दूसरे को बांटने वाले लोगों को, ज्ञान संरक्षण करने वालों को, ज्ञानवान और धनवानों को। तो यश जो है वो हमेशा अपना ज्ञान दूसरे को बांटने वाले लोगों को मिलता है। ठीक है। धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए, मतलब अपना ज्ञान जब आप दूसरे को बांटते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यश मिलता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें पहली बात तो दीर्घ संधि है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज विद्या प्लस अर्थी। ठीक है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। यहाँ पे आ है और आ और ए मिलके क्या बना देंगे? आ। दिस विल बी और दीर्घ संधि। कीर्ति शिखर में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास। कीर्ति का शिखर यानी कि जब आप बहुत ऊपर यश पे पहुंच जाते हो, कीर्ति का शिखर। तत्पुरुष में का के किया आता है, द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में हम किसी तीसरे शब्द की ओर उसको लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 106। पराभाषिक जागरूकता क्या है? व्याकरण के नियम का वर्णन, यह देखना कि शिक्षार्थी तृतीय भाषा में भाषिक संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखता है, भाषा के बारे में चिंतन करना, बात करने की योग्यता, ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। पराभाषिक जागरूकता होती है जिसे हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। इसमें आप खुद की चीज़ों को चिंतित करते हो, बात करने की योग्यता, यानी कि आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप उसको लेके मनन करते हो, थिंकिंग करते हो और बात करने की जो योग्यता है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक टीचर पहले बच्चों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण जो होता है जिसे हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। पहले क्या करते हैं, हम बच्चे का डायग्नोस करते हैं कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, बच्चे का कहाँ लर्निंग गैप है, और फिर जब हमको ये चीज़ मालूम चल जाती है तो हम बच्चे को रेमेडी देते हैं। पहले बच्चे की समस्या को डायग्नोस किया, निदान किया, उसके बाद उपचारात्मक पद्धति का उपयोग करके उस लर्निंग गैप को फिल किया जाता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले क्या करता है, वो आपको डायग्नोस करता है, फिर आपको मेडिसिन देता है। निगमनात्मक अप्रोच होती है जिसमें हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है जिसमें सारी चीज़ें एक लीनियर वे में और प्रॉपर तरीके से अरेंज होती हैं। कक्षा 6 की टीचर अपने बच्चों से पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में से उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वो उसमें कौन से पठन कौशल का विकास कर रही है? विस्तृत पठन, गहन पठन, जिक्सॉ पठन और साझेदार पठन। तो यहाँ पे टीचर जो है वो उसको गहन पठन का अध्ययन करने के लिए कह रही है, जहाँ पे आप एक किसी पर्टिकुलर पीस को ढूंढने के लिए बहुत डीपली किसी चीज़ की स्टडी करते हैं। यहाँ पे कक्षा 6 की टीचर जो है वो अपने बच्चों से एक पाठ में से उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको निकालने के लिए 2 बार पढ़ने के लिए कह रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर पीस है जिसको उसको मालूम करना है। विस्तृत पठन जो होता है वो नोवेल्स पढ़ना, हम यहाँ टोटल अपने एंटरटेनमेंट के लिए जब चीज़ों को पढ़ते हैं दैट इज़ योर विस्तृत पठन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नाउम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। सार्वभौमिक शब्द भंडार, सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक पठन और सार्वभौमिक बोली। तो जो यूनिवर्सल ग्रामर होती है इसमें जो नाउम चॉम्स्की हैं उन्होंने बताया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि बच्चे के अंदर ये इन्नेट क्वालिटी होती है कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को लाइफ में किसी भी मोड पे सीख सकता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे के अंदर जो व्याकरण है वो पहले से ही प्रेजेंट होती है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है? यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है।
यह स्वतः स्फूर्ति भाषा वृद्धि और विकास की नींव रखता है। यह शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। यह भाषा सिद्धांत में निपुण होने में मदद करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कि जो भाषा समृद्ध परिवेश होता है उसमें बच्चा खुद ही अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है और खुद ही लैंग्वेज की जो ग्रोथ है उसकी नींव रखता है। क्यों? क्योंकि जब उसको लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा खुद से अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के बच्चों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा। कक्षा 8 के बच्चे हैं, लैंग्वेज डेवलप करनी है, तो एक टीचर के तौर पे आप क्या करेंगे? उनके स्तर को समझने के लिए नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन करेंगे। एग्ज़ाम बार बार कंडक्ट करने से बच्चा जो है वो आपका प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बुक से भाषा सिखाना नहीं, बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंग्वेज एक्वायर करता है। लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के उन्हें अवसर प्रदान करना। बच्चे को आप जितना ज़्यादा मीडियम प्रोवाइड करेंगे, जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे इंटरेक्ट करने की, बच्चा उतना ज़्यादा सीखता है। कार्य और गतिविधि में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग नहीं। रूपात्मक आकलन किसमें मदद करता है? तो जो रूपात्मक आकलन होता है वो प्रतियोगितात्मक वातावरण नहीं। अगर आप बच्चे में कंपटीशन की भाषा डेवलप कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है। शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में नहीं। हमें टीचर में ये नहीं मालूम करना है कि वो कितना अच्छे से टीचिंग कर सकता है। सुधार करने हेतु बच्चों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को आप किस तरीके से फीडबैक देके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। यही होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें बच्चे को पूरे साल फीडबैक दिया जाता है और पूरे साल चलने वाली ये प्रोसेस होती है। सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में नहीं। गुणात्मक फीडबैक का मतलब ही यही है कि पूरे साल बच्चे का आप ऑब्जर्व कीजिए और बच्चे को टाइम टाइम पे फीडबैक दीजिए। कक्षा में जो स्वस्वर पठन है उसके लिए एक अच्छा तरीका है बच्चों को तीव्र गति से पढ़ने के योग्य बनाना, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने के योग्य बनाना, अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाना। ये तीनों ही क्या है? गलत है। तीव्र गति या द्रुत गति से पठन गद्य पाठ होता है। पाठ्य पुस्तक को साझा नहीं। बच्चों को विराम चिन्ह का यूज करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाना। सहस्वर पाठन का मतलब ही यही होता है कि बच्चे को इंटोनेशन पता हो, कहाँ उसको उतार लेना है, कहाँ उसको चढ़ाव लेना है, कहाँ उसको पॉज लगाना है। तो यहाँ पे जितने भी विराम चिन्ह है उसको यूज करके बच्चा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ जब पढ़ता है तो उसे ही हम बोलते हैं सहस्वर पठन। शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकता है? अगर बच्चे के अंदर हमको प्रॉपर राइटिंग स्किल डेवलप करनी है तो प्रकरण और शब्द सीमा पर स्पष्ट निर्देश, बच्चों ने जो अच्छा काम किया है उसकी प्रशंसा करते हुए आगे सुधार हेतु विशिष्ट टिप्पणी, बच्चों को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहना, बच्चों को केवल व्याकरणिक त्रुटि पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देना। तो यहाँ पे बच्चों ने जो भी अच्छा काम किया है उसको जब आप अप्रिशिएट करते हो और आगे बच्चे में एक प्रॉपर टिप्पणी, मतलब आप बच्चे को एक फीडबैक देखते हो कि कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ बच्चा एक अच्छे लेखन कौशल का विकास कर सकता है। जब आप बच्चे को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहेंगे तो बच्चा क्या करता है? ड्रिल करना स्टार्ट करेगा। केवल ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, बच्चे को ये बोलना है कि उसने जो भी अभी तक किया है बहुत अच्छा है और आगे उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये इफ़ेक्टिव राइटिंग में बच्चे की हेल्प करता है। भाषा में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण विद्यार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर पर बल देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है। मतलब लैंग्वेज में जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो जो लैंग्वेज टीचिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत, मतलब कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग जब बातचीत है उसमें भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर बल देती है। क्यों? क्योंकि कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा का प्रयोग होता है नहीं। अगर बच्चा कंप्लीट मदर टंग यूज़ करेगा तो वो टारगेट लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। पठन में उनके अवबोधन के विकास पर, उनकी लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर, जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसमें वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को मोटिवेट करने के लिए। तो जो भाषा है उसमें जो संप्रेषण परक भाषा शिक्षण है, यानी कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, उसमें बच्चा जो उद्देश्यपूर्ण बातचीत करता है उसमें भागीदारी के लिए बच्चे को टारगेट लैंग्वेज में हम स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट किया जाता है। पठन अवबोधन जो होता है, रीडिंग जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो किस चीज़ की योग्यता होती है? रीडिंग अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं? अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ हम अंतःक्रिया करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का अगर हमको मीनिंग निकालना हो तो हम उस पाठ्य वस्तु के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट।
रीडिंग का मतलब ही यही होता है कि आप जो भी रीड कर रहे हो उसका अर्थ आप निकाल सको। पाठ्य वस्तु के कठिन शब्द के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है, फिर बच्चों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। ये कौन सी अप्रोच को यहाँ पे यूज़ कर रही है? ये होता है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें वर्ड टू वर्ड जो बच्चे हैं, जो शब्द हैं, उनको पहले मदर टंग में चेंज किया जाता है और फिर बच्चों को उनको लर्न करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें बच्चों को सीधे टारगेट लैंग्वेज में अप्रोच किया जाता है। कम्युनिकेशन जो होता है कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, इसमें क्या करते हैं, बच्चे की फ्लुएंसी पे फोकस किया जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे आपस में एक सेंटेंस जो है मीनिंग उस पर फोकस्ड रहते हैं। जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण क्या होता है, जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो उसका जो पहला चरण होता है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। पहले बच्चा अपने दिमाग पर फोकस करेगा, चीज़ों को लेके अपने दिमाग में उसको एक ड्राफ्ट तैयार करता है। ये इसके बाद की प्रोसेस होती है। सबसे पहला क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। एक भाषा शिक्षक को बच्चों का आकलन करते समय किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग, इकाई परीक्षा का आयोजन और उसके परफॉर्मेंस मापन के लिए उनका रिकॉर्ड, मौखिक परीक्षा पर बल देना और आकलन करना और प्रोजेक्ट कार्य देने पर। तो यहाँ पे जो एक लैंग्वेज टीचर को अगर बच्चों का असेसमेंट करना है तो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, और उसके अलग अलग तरीकों पे हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम बच्चे की परफॉर्मेंस को कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। यूनिट टेस्ट नहीं, उसके परफॉर्मेंस के लिए उनका रिकॉर्ड नहीं, मौखिक परीक्षा नहीं, प्रोजेक्ट वर्क नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 120। भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमें उस भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए। पहली भाषा अन्य भाषा को सीखने में हस्तक्षेप नहीं करती बल्कि हेल्प करती है। प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में हेल्प करती है, सही है। भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि लैंग्वेज लर्निंग जो होती है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो जो पहली लैंग्वेज होती है ना, वो बच्चे को दूसरी लैंग्वेज सीखने में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। हम दूसरी भाषा तभी सीखते हैं जब हम उस भाषा की तरह उसका उच्चारण करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमें इंग्लिश सीखनी हो तो ऐसा नहीं है कि हमें यूके एक्सेंट फॉलो करना है, हम अपनी एक्सेंट में भी उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ओके गाइस, आपको अच्छे से समझ में आया हो, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।